गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन होता है। तो राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग मित्र होता है। कौन होता है? मित्र होता है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक की बात करते हैं तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 बीसी पर बैठा था और 261 बीसी पर कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वही अगला बात याद रखना है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी अशोक का नाम अशोक किस किस लेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा और नेतुर अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। वही क्वेश्चन का है, भावरू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया था। यानी अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो भावरू अभिलेख से मिलती है। अगर कहें पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। ये भी बात याद रखना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय के साथ साथ जैन धर्म के भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ का मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। साथ ही साथ भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उदायनी और वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? यानी उदायनी वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? तो इल्तुतमिश के समय आया था। यानी चंगेज खान भारत पर इल्तुतमिश के शासनकाल चल रहा था, उस समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। इल्तुतमिश सबसे पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, चांदी का टक्का और तांबा का जीतल। याद रखेंगे, चांदी का टक्का और तांबा का जीतल शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ही 40 गुलामों का संगठन जिसे तुर्कान-ए-चिलगानी कहा जाता था स्थापना किया था, जिसका नाश किसने कर दिया? बलबन ने कर दिया। जिसे समाप्त किसने कर दिया? तुर्कान-ए-चिलगानी का बलबन ने किया था। और ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश फर्स्ट शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद का वैधानिक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी 2 नवीन कर लगाए थे, जिसमें से एक था चराई कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा था गढ़ी कर, जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाया नया। पहला था चराई कर दुधारू पशु पर, दूसरा गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था, यानी 1/2 कर दिया था। साथ ही साथ खम्स यानी युद्ध में लूटे हुए धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से 3/4 कर दिया था। यानी 1/4 सैनिकों का होगा, 3/4 किसका हो जाएगा? वो राजा का हो जाएगा। इसमें एक और बात याद रखना है, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत भी किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसे नगद वेतन देने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी किया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो याद रखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ गदर जुड़ा हुआ है, युगांतर जुड़ा हुआ है, यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ है। यंग इंडिया किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा
क्या क्या प्रकाशित किया जाने वाला एक पत्रिका था। वही गदर, गदर सबसे पहला गदर 1913 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे, गदर पत्रिका 1913 में सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा रहता था अंग्रेजों के कच्चा चिट्ठा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? यानी गदर अखबार के प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा रहता था अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा। वही युगांतर की बात करें, युगांतर अरविंद घोष द्वारा लिखा गया, प्रकाशित किया गया पत्रिका था जो क्रांतिकारी गतिविधियों से में शामिल था। आपको याद रखना है, अरविंद घोष के द्वारा युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, कर्मयोगी, ये सब पत्रिका क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। कौन कौन? युगांतर, लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, सावित्री, कर्मयोगी। आते हैं निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही है। सहायक संधि 1863, गलती है, 1798 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखेंगे सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1798, इसलिए यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय के विचार कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कहने के मतलब विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत, इसी को व्यापक सिद्धांत या राजहरप नीति भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत डलहौजी ने किया था। और राजहरप नीति के तहत यानी विलय के सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को अपना शिकार बनाया था 1848 में। 1848 में, याद रखेंगे सतारा को 1848 में। वही झांसी को कहेंगे तो 1853 में। 1853 में झांसी को 1853 में। बागहाट की बात करते हैं तो बागहाट को 1850 में। बागहाट को 1850 में। वही उदयपुर की बात करते हैं उदयपुर 1852 में। 1852 में, यानी याद रखें कालक्रम सबसे पहले किसको बनाया? सतारा को, 1 नंबर। 2 नंबर कौन था हुआ? बागहाट हुआ। तो 1-3 से एक ही ऑप्शन चालू है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कहना के मतलब है कि विलय के सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत या राजहरप नीति के तहत डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को अपना शिकार बनाया 1848 में। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, और बागहाट को 1850 में। यानी सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849 और बागहाट को 1850। वही उदयपुर का 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 में अपना शिकार बनाया था। वही 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग तथा मध्य कचेर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखेंगे, मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम कौन किया था? विलियम बेंटिंग 1831 में। वही 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो हो जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। याद रखेंगे, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन के 1882 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। जिसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। याद रखें, हंटर कमीशन कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 1882 में। 1882 में, और प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवबौद्धवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नवबौद्धवाद का प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो लास्ट के दिनों में क्या किए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को बौद्ध क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्वेश्चन कह दे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? प्रस्तावित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का। वही क्वेश्चन क्या है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी कांड हुआ, जिससे महात्मा गांधी आहत होकर 11 फरवरी 1922 को क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। शुरुआत पूछेगा तो 1 अगस्त 1920
20 समाप्त हुआ 11 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया। क्यों? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से आहत होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? रहमत अली। याद रखेंगे, रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा गया और रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रहमत अली। और पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब किया गया? तो मुस्लिम लीग के 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी सबसे पहले कौन हुआ था, इस पर बात करना है। पहला लखनऊ समझौता, चंपारण खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखना है यह चीज़ कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ 1916 में हुआ था। वही बात करते हैं चंपारण, तो 1917 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917। लेकिन खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। यह 1919 में हुआ था, 1919 में। लेकिन कितने अक्टूबर को? 27 अक्टूबर को। यह भी याद रखना कि 27 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। यानी यह हुआ था अक्टूबर में, हुआ था अप्रैल में। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता, 1, 2 नंबर चंपारण। तो 1, 2 से कौन ऑप्शन शुरू है? ऑप्शन नंबर 2 है। और उसके बाद हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, नहीं, जलियांवाला बाग। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर कितना? 1। याद रखेंगे, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो 1919 में कब हुआ था? 27 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। भारतीय न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रयोग करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 108 में। सबसे पहला ये बात याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। जो हम लोग संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। और अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित न हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो उपस्थित न हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है, जिसमें से पहला बार 1962 दहेज प्रथा उन्मूलन पर, दूसरा बैंकिंग सुधार सेवा पर 1978 में, तीसरा कोटा पर 2003 में। तो याद रखेंगे कुल कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है अभी तक? 3 बार। 1962 दहेज प्रथा उन्मूलन पर। दूसरा कौन है? दूसरा बार कब बुलाया गया? 1978 बैंकिंग सुधार पर। 2002 में कोटा पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। बुलावाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वो न हो तो उपाध्यक्ष, वो न हो तो उपसभापति राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग यानी ओबीसी आयोग की बात कर रहा है। प्रथम सभापति बाबा साहेब कालेकर थे। बाबा साहेब कालेकर यानी प्रथम ओबीसी आयोग का गठन 1993 में किया गया था, जिसके अध्यक्षता काका साहेब कालेकर थे। वही दूसरे ओबीसी आयोग का अध्यक्षता बीपी मंडल किए थे, जिसे 102वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखेंगे पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 102वां संविधान संशोधन के तहत। वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी हैं। भगवान लाल सहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है।
लेखानुदान बना है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु लेखानुदान बना है। और लेखानुदान की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे वरीयता क्रम में तो यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण, कैग, इस सब के सब वरीयता क्रम में 9 के ए में आते हैं, लेकिन सबसे ऊपर अगर बात करेंगे तो यूपीएससी अध्यक्ष आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 243 के जी में, 243 के जी में। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्था का। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया, जिसे संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा गया। वही अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 11 में रखा गया है। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। कुल कितने विषय इसमें शामिल है? 29 विषय शामिल हैं। और 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एकदम है, चार्टर एक्ट 1833 ये भी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज समिति और किस वर्ष स्थापना हुआ था? सबसे पहला बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने तीन स्तरीय पंचायती राज समिति की स्थापना की बात की थी। वो 1957 में दिए थे, बलवंत राय मेहता 1957। वही अशोक मेहता की बात करेंगे तो इसके जस्ट 20 साल बाद यानी 1977 नहीं 78 है, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति के सिफारिश में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये आया था 1985 में, 1985 में आया था, 1985 और 1986 में आया था, 1986 में। उसके बाद जीवी राव 1985 में, जीवी राव 1985 में, और 1984 में CH हनुमंता राव समिति कब? 1984 में, 1984 में। अब मिला लेंगे, देखेंगे। पहला हो जाएगा ई का हो जाएगा 4, ई का 4, ई के 4 से एक ही ऑप्शन है, यानी बलवंत राय मेहता से ही आंसर हो जा रहा है। तो याद रखेंगे ई का 4 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सही बात है, विधायिका विधानसभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये गलत है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, न कि विधायिका कार्यपालिका के। ये उल्टा दिया, गलती है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। याद रखेंगे 2008 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यानी कहने के मतलब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वही निगम कर,
आयकर, संपत्ति कर, सबके सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है? योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था नियोगी समिति की सिफारिश पर। इसका प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है, जिसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन प्रथम अध्यक्ष का था जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। सबसे पहले याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में मुख्य विकास योजना का मूल्यांकन से करना। तो याद रखेंगे, योजना लागू करना नहीं होगा, अनुमोदन करने से भी नहीं होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने से भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो M3 को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M3 को बृहद मुद्रा, M4 रहता तो M4 हो जाता। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में है। केरल में याद रखेंगे, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? केरल में। निम्न में से कौन सा हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी हिमालयी वनस्पति का जाति नहीं है। और महोगनी विश्ववीय वर्षा वन की एक जाति है। याद रखें, महोगनी क्या है? विश्ववीय वर्षा वन की एक क्या है? प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे, अचान कमार बायो रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वही सिमलीपाल की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पन्ना कह दे, पंचगढ़ी कह दे, सब के सब मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में लिखित में से कौन सा भारत में निर्वर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वर्णीकरण का प्रभाव मृदा अपरदन है, जैव विविधता की हानि है, नगरीकरण नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो याद रखेंगे, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो पारिस्थितिकी परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा? सेम पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। आते हैं सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति संबंध केसर से है। तो याद रखेंगे, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर से। वही जूट की बात करें, जूट के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति। वही अगर बात करें कि बताइए कपास के लिए कौन सा? तो व्हाइट गोल्ड रेवोल्यूशन कहेगा तो कपास, गोल्डन फाइबर कहेगा तो जूट। व्हाइट गोल्डन कहेगा तो कपास, गोल्डन फाइबर कहेगा तो जूट। लेकिन बांस क्रांति कहेगा तो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। ग्रीन गोल्ड अगर क्रांति कह देगा तो वो बांस से संबंधित है। वही सुनहरी क्रांति कह दे, स्वर्ण क्रांति कह दे, या स्वर्णिम क्रांति कह दे तो बागवानी फल सब्जी से है। बागवानी फल सब्जी किस क्रांति से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति। इसी को सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है, इसी को स्वर्णिम क्रांति भी कहा जाता है। वही रजत क्रांति अंडा से। वही कह दे बादामी क्रांति मसाला से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, पीली क्रांति तेल से, पारमनी क्रांति भिंडी से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से, और भूरी क्रांति उर्वरक से। तो याद रखेंगे, सबसे पहला जूट गोल्डन फाइबर, कपास व्हाइट गोल्ड रेवोल्यूशन, बांस ग्रीन गोल्ड, स्वर्ण क्रांति सुनहरी क्रांति है, स्वर्णिम क्रांति बागवानी सब्जी और फल से है। वही रजत क्रांति कहेगा अंडा से, बादामी क्रांति कहेगा मसाला से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, पीली क्रांति तेल से, पारमनी क्रांति कहेगा तो भिंडी से संबंधित है, गुलाबी कहेगा तो प्याज झींगा से, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सद्भावना हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सामाजिक सद्भावना हेतु कबीर पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1960 में किया गया था। जिसकी शुरुआत कब किया गया था? 1960। वही शंकर पुरस्कार की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन और संस्कृति कला के क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? भारतीय दर्शन संस्कृत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। वही बर्नौल पुरस्कार की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
अल नीनो के तीव्र होने के परिणाम प्रायः होता है। तो अल नीनो अगर तीव्र हो गया तो इसका परिणाम होगा कि भारत में दुर्बल मानसून हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दुर्बल मानसून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक बागानी फसल नहीं है? तो चावल एक बागानी फसल नहीं है। याद रखेंगे, चावल क्या है? बागानी फसल नहीं है। कोको और कपास हैं। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। करनाल में ही दूध अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा, तरंगदैर्घ्य और चाल बदलेगा। लेकिन प्रकाश के परिवर्तन में तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों को दोनों अपरिवर्तित रहती हैं। याद रखेंगे, प्रकाश के अपरिवर्तन में क्या होता है कि केवल आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश के परिवर्तन में आवृत्ति के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो लेकिन यहाँ कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, इसका मतलब प्रकाश की अपवर्तन की बात कर रहा है। अपवर्तन में केवल आवृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी? तो दो एक जैसे बल्ब है, उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे अधिक क्या मिलेंगे? रोशनी मिलेंगे। तो सबसे पहला, प्रतिरोध जिसका कम होगा उससे रोशनी ज़्यादा मिलेगा। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उससे रोशनी ज़्यादा मिलेगी। वही श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध ज़्यादा मिलता है, इसलिए उससे रोशनी कम मिलेगी। इसलिए दो से क्या मिलेंगी? अधिक मिलेंगी। इसका आंसर क्या होगा? केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार से बहती विद्युत धारा एम विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति P होता है VI। अगर V को भी दुगुना कर दिया जाए, I को भी दुगुना कर दिया जाए तो P का मान 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका परमाणुविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो यूरेनियम को होता है, प्लूटोनियम को होता है, थोरियम को होता है। लेकिन लेड और हीलियम का प्रयोग परमाणुविक ईंधन के रूप में नहीं होता है। लेजर की आविष्कार किसने किया था? तो लेजर की आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया था। याद रखेंगे, लेजर के आविष्कार थियोडोर मेमन ने लेजर के आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना थे, CV रमन थे, S चंद्रशेखर थे, लेकिन जगदीश चंद्र बोस नहीं थे। अगर बात करें हरविंद खुराना को, तो हरविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। वही CV रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। वही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन जगदीश चंद्र बसु को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में स्थित है। तो याद रखें, पुणे में स्थित है। वही आपसे कहें, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहेगा तो नई दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा, रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाएगा तो पुणे, भौतिक प्रयोगशाला कहा जाएगा तो दिल्ली। आप राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था, जिसे नीरा कहा जाता है, कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जल के निकाय में घनत्व परमाणुता को दर्शाता है? घनत्व परमाणुता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। तो याद रखेंगे, जल के निकाय के घनत्व को परमाणुता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। लेकिन वही क्या है, हेलोक्लाइन किस चीज़ का दर्शाता है? जल निकाय की लवणता को। हेलोक्लाइन क्या चीज़ का दर्शाता है? जल निकाय की लवणता को। वही कहेगा थर्मोक्लाइन क्या दर्शाता है? जल निकाय की गहराई के साथ तीव्र तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 20 है। कितना है? 1 मिनट। क्या है? 18। इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू
कितना हो जाएगा, दोनों को केवल जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 18 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। धन्यवाद।